हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जिसका नाम इन्वायरमेंटल स्टडी है। तो आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो कि 2 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं आपके इस बार के एग्ज़ाम में। और देखिए यहाँ पर हम बता दें कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जा रही थी वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रोक दिया गया है। और आपका यहाँ पे अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जाएंगी ताकि जो है आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला पाएँ और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। देखिए, हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हुए हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडी है यहाँ पे आपको 7 चैप्टर पढ़ने इसमें। तो सारे चैप्टर तो आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं अभी, तो अभी आपको क्या करना है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे तैयारी करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर में जो जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम परिस्थिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी है। तो इसमें जो आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है हम यहाँ पे बताएंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, 2 नंबर में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि इकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, आपका चैप्टर ही इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी है, तो इकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे आपको आ सकता है आपके एग्जाम में 2 नंबर में, और कई बार आया भी है क्वेश्चन। तो देखिए, क्या चीज़ इकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे। देखिए, इसका आंसर आपको क्या लिखना है कि इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के आइकोस यानी कि वासस्थान जिसको आप बोलते हैं, और लोगोस यानी कि अध्ययन से बना हुआ है, जिसका अर्थ विभिन्न वासस्थानों का अध्ययन करना है। सभी जीव यानी कि पेड़ पौधे व जीव जंतु व उनके चारों ओर के वातावरण में आपसी संबंध होता है। वातावरण जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को प्रभावित करता है। इस प्रकार सभी जीव भी वातावरण को अपने स्तर से प्रभावित करते हैं, तो जीव का इस वातावरण से संबंधी इकोलॉजी कहलाता है। तो देखिए, जो इकोलॉजी होता है इसका अगर हम यहाँ पे आपको सारांश बताएं, तो देखिए, आप इस थ्योरी को भी आप नहीं लिख सकते हैं अच्छे से, तो आप थोड़ा सा ऐसे याद रखिए कि जो आपका इकोलॉजी होता है वो क्या होता है दोस्तों कि जहाँ जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि हम मान लें, या फिर हमारे पेड़ पौधे जो हैं, वो क्या है कि इनका और पर्यावरण का, जीव जंतु और पर्यावरण का जो आपस में संबंध होता है, अगर हम उनका अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी के अंतर्गत हम ये क्या करते हैं कि जीव जंतु और वातावरण के मध्य जो वातावरण होता है उसके मध्य क्या करते हैं, उनके अध्ययन के बारे में जानते हैं, उनके रहन सहन के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 नंबर में आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। अब चलिए दिखा देते हैं आपको जो आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, कि पारिस्थितिकी तंत्र किससे कहते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये भी काफ़ी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। और इसमें एक 3 नंबर में आ जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो ये आपको इसमें ये तीनों लिखना रहेगा। बाकी अगर 2 नंबर में आता है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र किससे कहते हैं। तो देखिए, आप क्या लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वातावरण एवं जीवों के परस्पर संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अब देखिए, जीवधारियों का पर्यावरण सहित आपसी रहन सहन का प्रक्रम पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब देखिए, पारिस्थितिकी क्या होता है कि जो भी वातावरण हुआ और जीव जो हमारे हुए, अगर इनके बीच आप क्या कर रहे हैं, परस्पर इनके रहन सहन का आप क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, परिस्थिति कहलाएगा। अब देखिए, वही चीज़ यहाँ पे क्या है कि अगर आप जीवधारियों का जो पर्यावरण सहित आपसी रहन सहन का प्रक्रम हो, ये हमारा क्या कहलाता है, परिस्थिति तंत्र कहलाता है। तो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वाप परिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो परिस्थितिकी तंत्र होता है उसके अंतर्गत जो आपका स्वाप परिस्थितिकी आता है क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखना है आपको कि इसके अंतर्गत किसी वातावरण विशेष में एक ही जाति के जीवों का पोषण, वृद्धि, जनन, परिवर्धन एवं जीवन चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें देखिए क्या है कि किसी वातावरण विशेष में, मतलब कोई ऐसा एक विशेष वातावरण होगा जिसमें क्या होगा, एक ही जाति के जीव होंगे, और उनका हम क्या करेंगे, उनके पोषण के बारे में, उनकी वृद्धि के बारे में, उनके जनन के बारे में, उनके परिवर्धन के बारे में और उनके जीवन चक्र के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, स्वपरिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें, आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी कि समपारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये इसके बारे में अगर हम आपको बताएं, तो देखिए क्या है कि इसके अंतर्गत किसी एक विशेष वातावरण में रहने वाले विभिन्न जीव समुदायों, समष्टियों एवं
इकोतंत्र में सजीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि इसमें क्या होता है, समपारिस्थितिकी में क्या होता है कि किसी एक विशेष वातावरण में क्या होता है, रहने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो वातावरण होगा वो क्या होगा, कोई एक विशेष वातावरण होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आप बर्फीले क्षेत्र की बात कर लें, तो वहाँ पे क्या होता है कि केवल वहाँ पे बर्फीले जो जीव होते हैं वही रह सकते हैं, जो बर्फीले क्षेत्र में जीव रहते हैं केवल वही जीव जंतु रहते हैं, वही वहाँ पे निवास कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होता है कि किसी एक विशेष वातावरण में रहने वाले जो भी हमारे जीव होंगे उनके बारे में अध्ययन हम करेंगे, तो हमारा समपारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। और स्वपारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि किसी विशेष वातावरण में एक ही जाति के जीवों का क्या करते हैं हम, पोषण, वृद्धि, जनन, उनके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो हमारा क्या होता है, स्वपारिस्थितिकी होता है। तो आशा करते हैं परिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपका यहाँ से जितने भी 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में था वो आपका यहाँ से तैयार हो गया है। आप चलिए देखते हैं आपके जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मतलब आपको बड़े नंबर वाले क्वेश्चन हैं, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए 2014 में पूछा गया है, फिर इसके बाद 2017 में कई बार इस प्रकार से पूछा गया है। देखिए आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए परिस्थितिकी तंत्र अथवा परितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। और दूसरे रूप में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम का वर्णन कीजिए, या फिर आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी की विभिन्न शाखाओं की सूची बनाएं, या फिर इकोलॉजी की परिभाषा दीजिए। तो इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं कई टाइप से पूछा जा रहा है। तो इसके आंसर को आप एक ही तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे आपको देखो दिखा रखा है किस टाइप से आपको यहाँ पे आंसर को लिखना है। देखिए क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र जिसको हम कहते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में, क्या होता है। देखिए इकोसिस्टम अभी हमने आपको बताया कि जो भी आपका पर्यावरण है और इसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका आपसी संबंध, आपसी रहन सहन का जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो ये तो एक छोटी परिभाषा होगी, जबकि आप बड़ी परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि किसी सीमित क्षेत्र के जीवीय समुदाय, भौतिक पर्यावरण तथा उनके बीच क्रिया प्रतिक्रिया जनित संबंधों के समुच्चय को परितंत्र कहते हैं। यानी जो इकोसिस्टम में क्या होता है कि किसी सीमित क्षेत्र के जीव समुदाय जो होंगे, भौतिक पर्यावरण जो होगा तथा उनके बीच क्रिया प्रतिक्रिया जो होती हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, इन चीज़ों के संबंधों के बारे में जानते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा यहाँ पे परितंत्र कहलाता है। अब देखिए आगे क्या चीज़ है कि परितंत्र में भौतिक एवं जैविक घटकों में एक अस्थायी एवं स्वयं स्थापित यानी कि सेल्फ परपेटिंग पर्यावरण होता है। जैव समुदाय का प्रत्येक प्राणी अपने आसपास के वातावरण से संबंधित रहता है। और देखिए यहाँ पे आगे क्या है कि पेड़ पौधे जो जैव समुदाय के अंतर्गत आते हैं, ज़मीन से नाइट्रेट, खनिज लवण एवं जल प्राप्त करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि परितंत्र को एक यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दिया गया है, जो हमने आपको बताया कि परितंत्र में भौतिक एवं जैविक घटक में एक अस्थायी एवं स्वयं स्थापित पर्यावरण होता है। और क्या करते हैं कि जो भी वातावरण में पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, क्या करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं यहाँ पे छोड़ते हैं। तो जिसको हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के द्वारा हम जो है मतलब मनुष्य की बात कर लें यहाँ पे, जो कि खुली हवा में सांस लेते हैं और अच्छे से अपने जीवन यापन करते रहते हैं। अब बाकी देखिए आगे क्या लिखा गया है कि तालाब में रहने वाले जीव एवं अजैव वस्तुएं मिलकर एक परितंत्र बनाते हैं। इसमें जल की मात्रा एवं जीवों की संख्या सीमित होती है, अतः यह एक सरल परितंत्र है। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि सरल परितंत्र क्या होता है, या फिर ऐसे कह सकता है कि सरल परितंत्र का उदाहरण है। तो तालाब दे देगा, समुद्र दे देगा और झरना दे देगा, इस प्रकार से और तमाम प्रकार के एग्जाम्पल दे देगा। तो उसमें आपको क्या बताना पड़ेगा कि जो आपका तालाब होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एक सरल परितंत्र होता है। तो आप इसको एक नंबर वाले क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है कि समुद्र का जल एवं जीवों की संख्या असीमित होने के कारण यह एक जटिल परितंत्र है। यानी जो आपका समुद्र होता है वो आपका यहाँ पे जटिल परितंत्र होता है। तो एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जटिल परितंत्र का एग्जाम्पल है।
तो अगर आप उसमें समुद्र देखेंगे तो आपका समुद्र क्या हो जाएगा, जटिल परितंत्र का एग्जाम्पल हो जाएगा। तालाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सरल परितंत्र का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार वन, रेगिस्तान एवं टुंड्रा प्रदेश आदि भी जटिल परितंत्र हैं। मतलब जो आपका वन हो गया, रेगिस्तान हो गया और जो आपका टुंडा प्रदेश हो गया, क्या है यहाँ पे, वो भी एक क्या है, जटिल परितंत्र है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप याद रखिए। और देखिए पृथ्वी स्वयं में एक विरध परितंत्र है, नहीं आपका जो पृथ्वी है वो क्या है, स्वयं में एक विरध परितंत्र है। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए कितना फ़ायदा हो गया कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ साथ आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे तैयार हो जा रहा है। तो कितनी अच्छी बात है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है कि परितंत्र के प्रकार, यानी कि जो आपका परितंत्र यानी कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम होता है, कितने टाइप का होता है। तो देखिए क्या होता है कि परितंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जो आपका परितंत्र होता है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, स्थलीय परितंत्र होता है, दूसरा क्या होता है, जलीय होता है, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे, आकाशीय परितंत्र होता है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए जो आपका स्थलीय परितंत्र होता है, स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले परितंत्र आते हैं, जैसे कि रेगिस्तान हो गया, मरुस्थल हो गया, घास का मैदान हो गया, टुंडा प्रदेश हो गया, वन हो गया। ये हमारे क्या हैं दोस्तों, स्थलीय परितंत्र हैं, जो कि हमारे क्या आते हैं, स्थल के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा जो यहाँ पे दूसरा है जलीय परितंत्र, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या होता है कि जलीय परितंत्र को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए जलीय परितंत्र जो होता है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा स्वच्छ जल परितंत्र है, दूसरा हमारा क्या है, समुद्री परितंत्र है। देखिए स्वच्छ जल परितंत्र क्या होता है, यानी कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है कि इसके अंतर्गत प्रवाहित स्वच्छ जल परितंत्र और स्थिर स्वच्छ जल परितंत्र होते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पे, झरना हो गया, जलधारा में नदियाँ हो गई आदि प्रवाहित स्वच्छ जल परितंत्र हैं। मतलब जो आपका झरना हो गया और आपका जो जलधारा हो जाती है, और अगर अपने यहाँ पे बात कर लें तालाब की, तो ये भी आपका क्या है, एक स्वच्छ जल परितंत्र के अंतर्गत आता है। और देखिए यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए गए हैं, झीलें हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, गड्ढे हो गए, दलदल हो गए आदि हमारे स्थिर स्वच्छ जल परितंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे जो आपका इस स्वच्छ जलीय परितंत्र में आपका जो समुद्री परितंत्र है क्या होता है। देखिए समुद्री परितंत्र में क्या होता है कि यह एक विशाल परितंत्र है, संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग में यह फैला हुआ है। देखिए 3/4 भाग में क्या है, समुद्र फैला हुआ है, आपको ये चीज़ पता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इसमें सैकड़ों जीव एवं वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, पर्यावरणीय क्रियाएँ इसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, मुहाने, खाड़ी आते हैं। देखिए जो पर्यावरण की जो भी क्रियाएँ होती हैं, जो भी भूकंप आता है या फिर और कुछ आता है यहाँ पे, तूफान आते हैं, तो क्या होता है कि इनके द्वारा समुद्र के द्वारा ही क्या होता है यहाँ पे नियंत्रित किया जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ है कि आकाशीय परितंत्र क्या है। देखिए हमने आपको यहाँ तक आपको बताया कि आपका जो जलीय परितंत्र होता है और आपका जो स्थलीय परितंत्र होता है उसके बारे में हमने बता दिया यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं आपका जो तीसरा है, यानी कि आकाशीय परितंत्र क्या होता है कि स्थलीय एवं जलीय परितंत्र के अतिरिक्त आकाश में भी कई प्रकार के परितंत्र हो सकते हैं। वायुमंडल एक ऐसा परितंत्र है, संपूर्ण अंतरिक्ष भी एक परितंत्र है। यानी कि यहाँ पे जो आपका वायुमंडल है वो भी एक परितंत्र है, और आपका जो संपूर्ण अंतरिक्ष है वो भी क्या हमारा एक परितंत्र है। यह वायुमंडल के आसपास तक फैला हुआ है जहाँ वायु नहीं है। देखिए अंतरिक्ष क्या है और वायुमंडल क्या है। वायुमंडल में देखिए गैसें पाई जाती हैं, आपको पता है वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, जबकि अंतरिक्ष में क्या होता है कि वहाँ पे हवा का कोई नामो निशान नहीं है। तो वो भी हमारा क्या है, यहाँ पे अंतरिक्ष भी एक परितंत्र है, और यह क्या है, वायुमंडल के आसपास तक फैला हुआ है जहाँ वायु नहीं है। इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह भी सम्मिलित हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यह आकाशीय परितंत्र जिन कारकों से प्रभावित होता है, ऐसे सभी परितंत्र आकाशीय परितंत्र कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखिए आकाशीय परितंत्र क्या होता है उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि आकाशीय परितंत्र जिन कारकों से प्रभावित होता है, ऐसे सभी परितंत्र क्या होते हैं, हमारे आकाशीय परितंत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, अंतरिक्ष हो गया, आपका वायुमंडल हो गया, ये सब आपके आकाशीय परितंत्र हैं। तो आप इसको अच्छे से इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। और जितना हमने यहाँ पे बताया है, अगर आप इतना लिखते हैं तो आपका एग्ज़ाम में 5 नंबर आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा अच्छे से। और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी बहुत कुछ है नहीं, आप देखिए अगर चीज़ों को आप समझ कर पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी अगर रट्टा मारेंगे तो आप आज याद कर पाएंगे, कल भूल जाएंगे, तो इसीलिए समझ कर याद करिए। बाकी चलिए देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। ये भी आपके लिए 5 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि 2012 में और 2015 में, 2017 में इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है लगातार।
तो क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं कि परितंत्र के विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए, परितंत्र के घटकों पर प्रकाश डालिए। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा गया है कि परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम के घटक यानी कंपोनेंट जो होते हैं, आप उससे क्या समझते हैं। और इसको आप ऐसे भी पूछा गया है कि परिस्थिति को जीवित तथ्यों के संदर्भ में समझाइए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमको लिखना है। तो देखिए क्या है कि किसी भी परतंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं। जो देखिए कोई भी परतंत्र होगा, अगर हम स्थलीय परतंत्र की बात कर लें या फिर जलीय परतंत्र की बात कर लें या फिर आकाशीय परतंत्र की बात कर लें, तो उसके जो घटक होंगे दो ही घटक होते हैं। पहला हमारा होता है यहाँ पे अजैव घटक और दूसरा हमारा होता है जैव घटक। तो अब इसी को हम यहाँ पे समझेंगे और इसी को आपको एग्जाम में लिखना है। तो देखिए क्या होता है अजैव घटक की परितंत्र में विभिन्न प्रकार के अजैव पदार्थ एवं भौतिक कारक पाए जाते हैं, जैसे खनिज पदार्थ हो गया, गैसें हो गई, कार्बनिक पदार्थ हो गया आदि। इन घटकों का संचरण एक दूसरे में तथा जीवों में होता रहता है। इनका प्रवाह कभी भी एक ही दिशा में नहीं होता है। देखिए इनका जो प्रवाह होता है कभी भी एक दिशा में नहीं होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्यों एवं जीवों द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं और पेड़ पौधे द्वारा यह अवशोषित कर ली जाती हैं। इस प्रकार अजैव घटकों का संतुलन बना रहता है। मतलब कहने के यहाँ पे यह है दोस्तों कि आपका जो अजैव घटक होता है यहाँ पे, अगर हम बात कर लें कार्बनिक पदार्थ हो गया या फिर खनिज पदार्थ हो गया या फिर अन्य गैसें हो गई, तो एक क्या है हमारे कि एक ये इनका जो संचरण होता है एक दिशा में नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं हम जो हम जो मनुष्य होते हैं क्या करते हैं, मानव के द्वारा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ा जाता है, यानी कि प्रोड्यूस किया जाता है और क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन को यहाँ पे ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका संचरण हो रहा है दोनों दिशाओं में हो रहा है, एक ही दिशा में नहीं हो रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं अजैव घटक को। अब चलिए देखते हैं आपका जो यहाँ पे जैव घटक है कि किसी परितंत्र का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे निम्न प्रकार पुनः विभाजित किया जा सकता है। देखिए जो आपका जैव घटक होता है इसमें क्या क्या आते हैं आप इसको देख सकते हैं कि उत्पादक आपका हो गया, इसमें आपका इसमें उत्पादक आता है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात कर लें उपभोक्ता आएगा और इसके बाद क्या आएगा आपका लास्ट में अब घटक आएगा। तो अब चलिए देखते हैं इसके आपके जो जैव घटक है यानी कि उत्पादक क्या होता है। देखिए जो भी प्रोड्यूसर होता है आपको बता दें कि यहाँ पे क्या है कि ये हरे पादप एवं प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हैं जो सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, इसलिए हरे पादपों को स्वपोषित कहते हैं। देखिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं कि प्रकाश के द्वारा क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर क्या करते हैं ऑब्जॉर्व करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं हरे पादपों को स्वपोषित कहते हैं। अब देखिए स्वपोषित जीव अपना कार्बनिक पदार्थ स्वयं निर्मित करते हैं। ऊर्जा की उपलब्धि के स्रोत के आधार पर ये प्रकाश संश्लेषी या फिर रसायन संश्लेषी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके कहने का मतलब ये है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश सूर्य से प्रकाश संश्लेषण को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि हरे पादप CO2 और H2O व अन्य लवणों की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, अतः स्वपोषित कहलाते हैं। देखिए स्वपोषित कराने का मतलब ये हुआ कि ये जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसीलिए इसको हम स्वपोषित कहते हैं, अपने पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं उसको हम स्वपोषित कहते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है कि कुछ बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन निर्मित करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया आदि हो गया। मतलब जो आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं रसायन संश्लेषी होते हैं जो क्या करते हैं कि अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन निर्मित करते हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है कि जंतु परपोषित होते हैं। देखिए जो भी जंतु होंगे, हम अगर मानव की बात कर लें वो भी क्या होता है परपोषित होता है, दूसरे जंतुओं पर क्या होता है निर्भर रहता है। तो देखिए जो दूसरे पर निर्भर रहता है वो हमारा क्या कहलाता है परपोषित कहलाता है। तो जंतु क्या होते हैं परपोषित होते हैं और पेड़ पौधों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को अपना क्या करते हैं भोजन बनाते हैं, अतः पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं। और परपोषित जीव अपने भोजन के लिए स्वपोषित जीवों पर निर्भर रहते हैं। समस्त जीव कवक अधिकांश बैक्टीरिया और कुछ पुष्पीय पौधे परपोषित होते हैं, ये अपना भोजन अन्य जीवित या मृतकों के शरीर से प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे जीव जंतु होते हैं
वो क्या करते हैं कि पेड़ पौधों से अपना भोजन या फिर जीव अपने से छोटे जीव जो होते हैं उनसे क्या करते हैं अपनी भोजन की आपूर्ति करते हैं। तो इसीलिए हमारे परपोषित कहलाते हैं। तो ये चीज़ आप उत्पादक को समझ सकते हैं कि उत्पादक क्या चीज़ होता है। अब चलिए देखते हैं आगे कि आपका जो इसमें उपभोक्ता है क्या होता है उपभोक्ता। तो देखिए यहाँ पे जो उपभोक्ता है कंज्यूमर जो होता है कि जंतुओं को उपभोक्ता वर्ग में रखा गया है क्योंकि जंतु भोजन के लिए किसी न किसी रूप में उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा गया मतलब जो यहाँ पे आपका आप मानव हुए या फिर जीव जंतु हुए वो यहाँ पे उपभोक्ता कहलाते हैं क्योंकि क्या होते हैं कि ये अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए उपभोक्ता 3 टाइप का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है कि वनस्पति का सेवन करने वाले जंतु को शाकाहारी प्राणी कहते हैं। ये इकोसिस्टम के प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब जो भी आपके पेड़ पौधे हुए मतलब जो भी जंतु ऐसे हुए जो शाकाहारी जो होते हैं वो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि मृग हो गया, शशक हो गया, चूहा हो गया, कीट हो गया, ये सभी घास पेड़ पौधे फल फूल पत्तियाँ आदि खाते हैं। तो देखिए जो आपका मृग, शशक, चूहा ये सब हमारे क्या हैं प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अब चलिए देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता क्या है कि ये जंतु मांसभक्षी प्राणी होते हैं जो शाकाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं जैसे सांप, लोमड़ी व बिल्ली आदि। अर्थात ये हिरन, चूहा, खरगोश व कीट आदि का भक्षण करते हैं। मतलब जो भी शाकाहारी जीवों का क्या करते हैं भक्षण करते हैं वो हमारे द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब चलिए देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता क्या है। तो ये देखिए क्या है कि ये वो दूसरे मांसभक्षी प्राणी हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं या फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं जैसे शेर हो गया, गिद्ध हो गया, उल्लू हो गया आदि हो गया। तो यहाँ पे जो देखिए शेर, गिद्ध, उल्लू हैं ये सब हमारे क्या हैं तृतीयक उपभोक्ता हैं जो कि यहाँ पे द्वितीयक और प्राथमिक उपभोक्ता क्या कर रहे हैं यहाँ पे भक्षण कर रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से यहाँ पे आपको समझा देते हैं अच्छे से। तो आप देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है और यहाँ पे जो उल्लू है द्वितीयक उपभोक्ता है। यहाँ पे जो भेड़िया है थर्ड उपभोक्ता है। आप इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बीज जो हुआ क्या हुआ, चूहे ने खाया और चूहे को किसने खाया, लोमड़ी ने खाया। या फिर बीज को गिलहरी ने खाया और गिलहरी को लोमड़ी ने खाया या फिर उल्लू ने खाया। तो आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से। और पत्ती देखिए यहाँ पे क्या है, पत्ती हमारा हो गया, शाखा हो गया, पौधा हो गया। गिलहरी खाएगी, हिरन खाएगी, हिरन को शेर खाएगा और भालू भी खा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता ये हुआ, ये हमारा द्वितीयक उपभोक्ता हुआ और ये हमारा क्या होगा तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो आप इस प्रकार से उपभोक्ता को समझ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे का इसमें जो टॉपिक थोड़ा सा और बचा रह गया यानी कि अपघटक क्या होता है, डिकम्पोज़र। देखिए ये पारिस्थितिकी सूक्ष्म जीव हैं जैसे मृतजीवी, कवक व बैक्टीरिया जो मृत व क्षय होते हुए उत्पादकों यानी कि प्रोड्यूसर व उपभोक्ताओं का संक्रमण करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिक में अपघटित कर देते हैं। ये यौगिक पुनः उत्पादकों द्वारा उपभोग में लाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो अपघटक होता है मतलब जो भी हम खाते पीते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या होते हैं कि जो भी मृत क्षय मतलब जो भी होता है बॉडी या फिर जो भी पदार्थ होता है उसमें क्या करते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें जा करके जो भी उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं जटिल जो होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें आप जो भोजन करते हैं, आपको एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। आप जो भोजन करते हैं वो क्या होता है कि आपके अंदर भी बैक्टीरिया तमाम प्रकार के पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस भोजन को क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं तोड़ते हैं। तो जिससे क्या होता है कि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। मतलब जो जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसको सरल यौगिक में क्या करते हैं बदल देते हैं। तो जिससे क्या होता है हमारे भोजन का क्या होता है पाचन होता है यहाँ पे। तो आप इसको भी ऐसे इस प्रकार से अपघटक को समझ सकते हैं कि जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होगा उसको क्या करेंगे सरल यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं अपघटक कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। यहाँ बाकी देखते हैं अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वाले अगली वीडियो में बताएंगे आपसे। आपसे मिलते हैं। बाकी जितने हमने बता दिए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और देखिए इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसी चैनल के नाम से पॉलिटेक्निकल क्लासेस के नाम से, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।